हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू फोकस यूपीएससी बाय एसपीएम। आज के 20 नवंबर के एपिसोड में हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सेक्शन 1 दैट इज डेली करंट अफेयर्स एक्सप्लेन सेक्शन से। इसका पहले टॉपिक से सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अपना मई 2024 का एक लैंडमार्क जजमेंट रिकॉल कर लिया है। अगर आपको याद हो तो उस डिसीजन में रेट्रोस्पेक्टिव यानी एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस को इलीगल डिक्लेयर किया गया था। अब एक रिसेंट रिव्यू हियरिंग के बाद कोर्ट ने यह जजमेंट 2:1 मेजॉरिटी से रिवर्स कर दिया है। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन ने मेजॉरिटी व्यू दिया है, जबकि जस्टिस उज्जवल भुइया ने अपना डिसेंटिंग ओपिनियन रिकॉर्ड किया। इस जजमेंट को समझने से पहले एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस इंडिया में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर रेगुलेट होती है और इनका डिटेल प्रोसेस डिफाइन किया गया है EIA नोटिफिकेशन 2006 के थ्रू, वेयर EIA स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इस लीगल फ्रेमवर्क के अंदर प्रायर EC यानी एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना मैंडेटरी होता है, यानी कोई भी इंडस्ट्रियल या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एसेस करना और उसके लिए क्लियरेंस लेना कंपलसरी होता है। इस क्लियरेंस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि ये इंश्योर करता है कि एनवायरमेंटल बैलेंस मेंटेन हो, हैजार्ड्स को पहले से ही आइडेंटिफाई किया जाए और एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स अप्लाई किए जाए। EIA प्रोसेस इसीलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि डेवलपमेंट के पहले एनवायरमेंट पे होने वाले असर को समझा जा सके और उसके अकॉर्डिंग अप्रूवल दिया जाए। इसी प्रिंसिपल को बेस बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मई 2024 के जजमेंट में कहा था कि अगर कोई प्रोजेक्ट बिना प्रायर क्लियरेंस के शुरू हो जाता है तो उसको बाद में लीगलाइज करना यानी रेट्रोस्पेक्टिव एनवायरमेंटल क्लियरेंस देना इलीगल होगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो या रेट्रोस्पेक्टिव ECs? ये वो क्लियरेंसेस हैं जो तब दी जाती हैं जब प्रोजेक्ट या तो ऑलरेडी ऑपरेशनल होता है या कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होता है। 2017 के एक नोटिफिकेशन और 2021 के ऑफिस मेमोरेंडम के थ्रू गवर्नमेंट ने ऐसे प्रोजेक्ट्स को एक चांस दिया था कि वो बाद में अप्लाई करके पेनल्टी भरकर अपना प्रोजेक्ट रेगुलराइज करा सके। लेकिन मई 2024 के जजमेंट में कोर्ट ने इन दोनों को स्ट्राइक डाउन कर दिया था। कोर्ट ने इस बात को स्ट्रांगली एम्फेसाइज किया कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस सिर्फ पेपर वर्क नहीं है, ये एक प्रिवेंटिव टूल है जिसमें प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटिशंस अलाउ कर दी है, मेनली ऑन इकोनॉमिक एंड पब्लिक इंटरेस्ट ग्राउंड्स। पिटिशनर्स ने आर्ग्यू किया कि कई लार्ज स्केल नेशनल प्रोजेक्ट्स जैसे कि एम्स ओडिशा का 962 बेड हॉस्पिटल, कर्नाटका का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और दिल्ली में CAPF मेडिकल इंस्टीट्यूट, ये सब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर प्रीवियस जजमेंट एनफोर्स होता तो इनका डेमोलिशन करना पड़ता, जिससे ह्यूज पब्लिक रिसोर्स लॉस होता। तो पिटिशनर्स ने सजेस्ट किया कि इंस्टेड ऑफ कैंसिलिंग द प्रोजेक्ट्स, पेनल्टी और कंप्लायंस के साथ उनको रेगुलराइज किया जा सकता है। इस डिसीजन में मेजॉरिटी व्यू में कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल डिसीजंस को इकोनॉमिक रियलिटीज और पब्लिक इंटरेस्ट के लेंस से भी देखना चाहिए। हर केस में डिमोलिशन जरूरी नहीं है। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि रेट्रोस्पेक्टिव एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस रूटीन में नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शनल सिचुएशंस पे जहां कंप्लायंस, पेनल्टीज और सेफगार्ड्स एनफोर्स किए जा सके तब उसे यूज किया जा सकता है। अब डिसेंटिंग ओपिनियन को भी देख लेते हैं। जस्टिस भुइया की डिसेंटिंग ओपिनियन में ये स्ट्रेस दिया गया कि प्रायर क्लियरेंस एक लीगल रिक्वायरमेंट है और अगर इसको बाईपास किया जाएगा तो ओवरऑल एनफोर्समेंट मैकेनिज्म वीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा फोकस होना चाहिए एनवायरमेंटल डिसिप्लिन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और फ्यूचर वायलेशंस के खिलाफ डिटरेंस एस्टैब्लिश करने के लिए, और इसी फ्रेमवर्क में प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एक सेंट्रल पिलर होना चाहिए। इस पूरे इशू में कुछ कोर एनवायरमेंटल प्रिंसिपल्स का जिक्र किया गया है, जैसे प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जो कहता है कि नुकसान होने से पहले ही प्रिवेंट हो जाना चाहिए, पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल जहां वायलेटर को एनवायरनमेंट के डैमेजेस का कॉस्ट बेयर करना होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसका मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ नेचर के कॉस्ट पर नहीं होना चाहिए, और डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसमें वायलेशन के रिस्पॉन्स को रीजनेबल और जस्टिफाई होना चाहिए। अब चलते हैं अगला मेजर पॉलिसी रिफॉर्म की तरफ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एक मेजर अपडेट। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मोडालिटीज रिवाइज किए हैं। ये चेंजेस खरीफ 2026 से लागू होंगे।
अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर वाइल्ड एनिमल अटैक्स और पैडी फील्ड फ्लडिंग या इनंडेशन को भी कवर किया जाएगा अंडर द कैटेगरी ऑफ लोकलाइज्ड रिस्क्स। यानी अगर किसी फार्मर की क्रॉप एलिफेंट, वाइल्ड बोर, नील गाय, मंकी या डियर के अटैक से डैमेज होता है या फिर पैडी फील्ड एक्सेसिवली फ्लड हो जाता है, तो उस सिचुएशन में भी फार्मर को इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। इसका प्रोसेस भी डिफाइन किया गया है। फार्मर को लॉस रिपोर्ट करना होगा 27 आवर्स के अंदर यूजिंग द क्रॉप इंश्योरेंस ऐप एंड जियो टैग्ड फोटोज। ये मूव स्पेसिफिकली उन फार्मर्स को सपोर्ट करता है जो फॉरेस्ट के पास रहते हैं या फिर फ्लड प्रोन एरियाज में रहते हैं या हिल एरियाज में फार्मिंग करते हैं। साथ ही ये स्टेप एग्रीकल्चर को क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क्स के लिए ज़्यादा रेजिलिएंट बनाता है। क्योंकि ये टॉपिक न्यूज़ में है, आइए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इस स्कीम को 2016 में लॉन्च किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ये स्कीम वन नेशन वन स्कीम मॉडल फॉलो करता है और इसने नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम और मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम को रिप्लेस किया। इस स्कीम के अंदर शेयर क्रॉपर्स और टेनेंट फार्मर्स भी एलिजिबल है। इसका जो प्रीमियम स्ट्रक्चर है ये फार्मर्स को मद्देनजर रखते हुए अफोर्डेबल रखा गया है, विच इज़ 2% फॉर खरीफ क्रॉप्स, 1.5% फॉर रबी एंड 5% फॉर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। बाकी जो बचा प्रीमियम है ये गवर्नमेंट बेयर करती है और इसमें कोई अपर सब्सिडी लिमिट नहीं होती। इसमें जो प्रीमियम पेमेंट स्ट्रक्चर गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है उस पर सेंटर स्टेट प्रीमियम शेयरिंग का एक रेशियो में चलता है। मतलब 50:50 फॉर जनरल स्टेट्स और 80:20 फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स। लोनी फार्मर्स को भी ये स्कीम ऑटोमेटिकली कवर करता है, स्पेशली वो जिन्होंने ऑलरेडी क्रॉप लोन लेके रखा है या जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर टोटल सम इंश्योर्ड कैलकुलेट होता है विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट पर हेक्टर मल्टीप्लाइड विद द एरिया इंश्योर्ड। मतलब अगर 1 हेक्टर की कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 20,000 है फार्मर के लिए और फार्मर के पास 2 हेक्टर्स हैं तो सम इंश्योर्ड होता है 40,000 का। इस मॉडिफिकेशन से पहले भी इस स्कीम में नेचुरल कैलामिटीज, पेस्ट अटैक्स और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कवर्ड थे और अब ये नए इंक्लूजन्स के साथ ये स्कीम और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और इंक्लूसिव बन जाती है। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, मॉडिफाइड उड़ान स्कीम, जिसके लिए 30,000 करोड़ का प्रपोजल दिया गया है। उड़ान मतलब उड़े देश का आम नागरिक। ये स्कीम 2016 में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था अंडर द नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है रीजनल एयर कनेक्टिविटी इंप्रूव करना और एयर ट्रैवल को अफोर्डेबल बनाना। अब जो नया प्रपोजल है उसमें 18,000 करोड़ एयर डेवलपमेंट के लिए है और 12,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं फॉर वायबिलिटी गैप फंडिंग। अब तक के इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो उड़ान स्कीम ने काफ़ी प्रोग्रेस दिखाया भी है। टोटल 915 वैलिड रूट्स आइडेंटिफाई किए गए थे और उनमें से 649 रूट्स अब तक ऑपरेशनल हो चुके हैं। इसके अलावा 92 अंडरसर्व्ड या अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स को कनेक्ट किया गया है, जहां पहले ही एयर कनेक्टिविटी या तो नहीं था या बहुत ही लिमिटेड था। साथ ही उड़ान के अंदर अब तक 1.5 करोड़ पैसेंजर्स ने सफ़र किया है थ्रू 3.2 लाख उड़ान फ्लाइट्स। ये फिगर इस स्कीम की पॉपुलैरिटी और रीजनल आउटरीच को दिखाता है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी आए हैं विद रिस्पेक्ट टू द उड़ान स्कीम। कई केसेस में ऑपरेटर परमिट्स मिलने में डिलेज होते हैं। छोटे एयरक्राफ्ट्स की अवेलेबिलिटी भी एक इशू है जो रीजनल कनेक्टिविटी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कई जगह पे लैंड एक्विजिशन में डिफिकल्टीज आई हैं और मेंटेनेंस और लीजिंग कॉस्ट्स भी ऑपरेशनल वायबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। अब जो नया मॉडिफाइड फ्रेमवर्क है उसमें काफ़ी एम्बिशियस टारगेट्स रखे गए हैं। प्लान है कि 120 नए डेस्टिनेशंस कनेक्ट किए जाएंगे, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट, हिली रीजन्स और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में। स्मॉल एयरपोर्ट्स और हेलीपैड्स को भी सपोर्ट दिया जाएगा ताकि उनका पोटेंशियल भी टैप किया जा सके। इन एडिशन प्राइवेट पार्टिसिपेशन को प्रमोट किया जाएगा और एयरलाइंस पैसेंजर डिमांड के बेसिस पर रूट्स प्रपोज किए जाएंगे। मतलब एक मार्केट ड्रिवन मॉडल अडॉप्ट किया जाएगा। गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया है कि अगले 10 इयर्स में लगभग 4 करोड़ पैसेंजर्स उड़ान फ्लाइट्स को यूज़ करेंगे, जो रीजनल एयर ट्रैवल को और एक्सेसिबल और इंक्लूसिव बनाएगा। अब चलते हैं वैल्यू एडिशन सेक्शन की तरफ, जहां हम फोकस करेंगे 16th फाइनेंस कमीशन के रोल पर, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लोकल गवर्नेंस। 17 नवंबर 2025 को 16th फाइनेंस कमीशन ने अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया। इस बार के होप्स इस रिपोर्ट को लेके काफ़ी हाई हैं, पर्टिकुलरली इस बात को लेकर
कि कमीशन सिर्फ लंप सम ग्रांट्स तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि लोकल बॉडीज को परफॉर्मेंस बेस्ड और डेटा ड्रिवन सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये समझने के पहले थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड समझ लेते हैं। फाइनेंस कमीशन का मैंडेट आर्टिकल 280 के अंदर डिफाइंड है, जिसके तहत हर 5 साल के में एक कमीशन कंस्टिट्यूट होता है जो सेंटर और स्टेट्स के बीच रेवेन्यू शेयरिंग का फॉर्मूला रिकमेंड करता है। इस प्रोसेस को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेवोल्यूशन भी कहते हैं। अगर लोकल बॉडीज की बात करें तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन मिला था 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थ्रू इन 1992। 73rd अमेंडमेंट ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और 74th अमेंडमेंट ने अर्बन लोकल बॉडीज यानी म्यूनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। इन अमेंडमेंट्स के थ्रू 11th और 12th शेड्यूल्स भी इंट्रोड्यूस किए गए, जिसमें क्लियरली बताया गया कि लोकल बॉडीज का काम क्या होगा। साथ ही स्टेट्स को यह फ्लेक्सिबिलिटी दी गई कि वो लोकल बॉडीज को रेवेन्यू पावर्स और एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर सके, यानी एक्चुअल डिसेंट्रलाइजेशन इंप्लीमेंट कर सके। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज इन एस्पिरेशंस को अचीव करने में अभी भी थोड़ा पीछे है। अक्सर लोकल बॉडीज को फंक्शंस तो दिए जाते हैं, लेकिन उनके पास पैसे और पावर्स नहीं होते। बहुत सारे स्टेट्स ने स्टेट फाइनेंस कमीशंस, जो आर्टिकल 243I और 243Y के तहत मैंडेटरी है, टाइम पर नहीं बनाया है या फिर बनने के बाद भी उनके रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसी वजह से लोकल बॉडीज को अपने कोर सर्विसेज जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ केयर, रूरल रोड्स और कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिलीवर करने में मुश्किल होती है। उनकी डिपेंडेंसी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के वर्टिकल स्कीम्स पर बनी रहती है, जिससे उनका जो ऑटोनॉमी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। पास फाइनेंस कमीशंस ने इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए कुछ स्टेप्स जरूर लिए हैं। जैसे कि 13 फाइनेंस कमीशन ने परफॉर्मेंस ग्रांट्स दिए थे, लेकिन उनके लिए 9 कॉम्प्लेक्स कंडीशंस भी लगाए गए, जिन्हें ज़्यादातर स्टेट्स ने पूरा नहीं किया। उसके बाद के कमीशंस में भी परसेंटेज बेस्ड एलोकेशंस के बजाय लंप सम ग्रांट्स दिए गए, जिससे लोकल प्लानिंग और एग्जीक्यूशन और भी वीक हो गए। तो अब के एक्सपेक्टेशंस क्या है फ्रॉम द 16th फाइनेंस कमीशन एज पर दिस आर्टिकल? ये माना गया है कि कमीशन फाइनली एक प्रेडिक्टेबल फार्मूला बेस्ड डेवोल्यूशन मॉडल प्रपोज करेगा, जो सिर्फ पॉपुलेशन या एरिया पर बेस्ड नहीं होगा, बल्कि परफॉर्मेंस और गवर्नेंस क्वालिटी को भी कंसिडर करेगा। पॉसिबल फोकस एरियाज हो सकते हैं क्लाइमेट एक्शन एट लोकल लेवल, सोशल जस्टिस एंड इंक्लूजन, लोकल लेवल SDG इम्प्लीमेंटेशन और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपेरेंट परफॉर्मेंस लिंक्ड ग्रांट्स जो मेजरेबल आउटकम्स से लिंक्ड हो। ये सब करने के लिए ज़रूरी है कि कमीशन लोकल बॉडीज़ के एक्चुअल रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स को एक ऑनेस्ट असेसमेंट करे। अब चलते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट सेक्शन की तरफ। पहला टॉपिक है एजेंटिक AI, यानी आर्टिफिशियल AI का एक नया इवॉल्विंग फेज। ट्रेडिशनल AI मॉडल्स जैसे कि चैटबॉट्स बस प्रॉम्प्ट का ही एक रिस्पॉन्स में रिप्लाई करते हैं, लेकिन एजेंटिक AI खुद से प्लान, लर्न और एक्ट कर सकते हैं विदाउट वेटिंग फॉर ह्यूमन इनपुट। ये एक डिजिटल टीममेट की तरह काम करता है जो टास्क्स को एंड टू एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यूज केसेस में ऑनलाइन शॉपिंग, मेडिकल डेटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी, ट्रैवल प्लानिंग और इवन गवर्नेंस वर्कफ्लोज भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन जस्ट लाइक मोस्ट इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, इसमें भी चैलेंजेस हैं। अकाउंटेबिलिटी, डेटा प्राइवेसी, जॉब लॉसेस और AI ओवर डिपेंडेंस। इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग एथिकल और लीगल सेफगार्ड की ज़रूरत है बिफोर मास डिप्लॉयमेंट। फाइनली आज का लास्ट टॉपिक है सी काऊ ड्यूगोंग के कंजर्वेशन पर। ISCN के एक नए रिपोर्ट के हिसाब से ड्यूगोंग पॉपुलेशंस इंडिया में रैपिडली डिक्लाइन कर रही है, स्पेशली इन द एरियाज ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, गल्फ ऑफ मन्नार, पाल बे रीजन। अगर ड्यूगोंग की बात करें तो ये एक हर्बीवोरस मैराइन मैमल है जो सी ग्रास पर डिपेंडेंट है, इसीलिए इसे सी काऊ भी कहा जाता है। ये स्पीसीज शेड्यूल 1 के अंदर प्रोटेक्टेड है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। इनकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो ड्यूगोंग्स सी ग्रास इकोसिस्टम्स को हेल्दी रखते हैं, जो फिशरीज और लोकल कार्बन सिंक्स के लिए बहुत ही क्रूशियल होता है। लेकिन इनका पॉपुलेशन डिक्लाइन होने से कोस्टल लाइवलीहुड्स और मरीन बायोडाइवर्सिटी दोनों पर असर पड़ता है। इनके अगर मेजर थ्रेट्स को देखें तो वो है फिश नेट एंटेंगलमेंट, पोल्यूशन, सी ग्रास डिग्रेडेशन और स्लो रिप्रोडक्शन रेट। अगर इनके कंजर्वेशन की बात करें तो इंडिया में काफ़ी एफर्ट्स लगाए गए हैं। ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व पाल्क बे में 2022 में एस्टैब्लिश किया गया, ड्यूगोंग कंजर्वेशन टास्क फोर्स इन 2010 एंड कई स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स।
IUCN का ये रिपोर्ट सजेस्ट करता है कि इन एफर्ट्स को अर्जेंटली स्केल अप करना पड़ेगा ताकि ड्यूगोंग का कंजर्वेशन और भी बेहतर हो सके। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलेंगे कल एक नए एपिसोड में। टिल देन दिस इज फोकस यूपीएससी बाय एसपीएम साइनिंग ऑफ। जय हिंद।